नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की जटिल समस्याओं को तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में सुलझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, रिश्ते हमारे जीवन का सबसे सुंदर आधार होते हैं, लेकिन कभी-कभी यही रिश्ते हमारे लिए पिंजरा बन जाते हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, और वह है एक नार्सिसिस्ट महिला अहंकारी व्यक्तित्व के संकेत। विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं। आज की हमारी यह चर्चा किसी व्यक्ति विशेष, किसी का नाम लेने या नारी शक्ति के अपमान के लिए बिल्कुल नहीं है। हम यहां किसी की निंदा करने नहीं बैठे हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा और जागरूकता है। हम मनोविज्ञान और बुद्ध के दर्शन के माध्यम से एक विशेष मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप यह पहचान सकें कि कहीं आपकी मानसिक शांति किसी और के अहंकार की भेंट तो नहीं चढ़ रही। तो यदि आप भी अपने रिश्तों में उलझन महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उन 10 संकेतों को रिकॉर्ड करेंगे और अंत में बुद्ध द्वारा बताए गए समाधान को भी जानेंगे। तो चलिए सत्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तथागत बुद्ध ने हमें सिखाया कि संसार में समस्त दुख का मूल कारण हमारा अपना अहंकार और स्वयं के प्रति अत्यधिक मोह है। जब कोई स्त्री अपने अहंकार में इतनी खो जाती है कि उसे दूसरों का अस्तित्व या उनकी भावनाएं तुच्छ लगने लगती हैं, तो यह व्यवहार एक गंभीर मानसिक समस्या का रूप ले लेता है। आज हम एक महिला नार्सिसिस्ट के 10 प्रमुख संकेतों को बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप इस मायाजाल को पहचान सकें और अपने मन की शांति सुरक्षित रख सकें। यदि आप भी मानव मन की इन जटिल परतों को समझना चाहते हैं और बुद्ध के मार्ग पर चलकर जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलिए आरंभ करते हैं और जानते हैं कि कैसे अहंकार का यह विष रिश्तों को खोखला कर देता है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जिसे हम मैं कहते हैं, वह केवल एक भ्रम है, और जब यह मैं बहुत विशाल हो जाता है तो मनुष्य दूसरों को मात्र अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन समझने लगता है। एक नार्सिसिस्ट महिला का जीवन इसी भ्रम के चारों ओर घूमता है। आधुनिक समय में इसे पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह विष धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को समाप्त कर सकता है। आइए हम पहले संकेत की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह व्यवहार कैसे प्रकट होता है। पहला संकेत है स्वयं को हमेशा पीड़ित या मजलूम के रूप में प्रस्तुत करना, जिसे आधुनिक भाषा में विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी स्वयं है और अपने सुख दुख का रचयिता भी वह स्वयं ही है। किंतु एक नार्सिसिस्ट महिला इस सत्य को स्वीकार नहीं करती। वह अपने जीवन की हर समस्या और हर असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ देती है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है या उससे कोई भूल होती है, तो वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के स्थान पर एक ऐसी कहानी रचती है जिसमें वह बेचारी और लाचार नजर आए। इसका उद्देश्य केवल सहानुभूति प्राप्त करना और सामने वाले व्यक्ति को अपराधी महसूस कराना होता है। आप देखेंगे कि भले ही उसने आपको आहत किया हो, पर अंत में वह ऐसा अभिनय करेगी कि जैसे सबसे अधिक चोट उसी को लगी है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म मानसिक खेल है। आधुनिक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि किसी पत्नी ने घर के बजट से बाहर जाकर फिजूल खर्ची कर दी। जब पति इस पर सवाल उठाता है, तो वह अपनी गलती मानने के बजाय रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि इस घर में मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं करता, या आप मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहते। यहां उसने मूल मुद्दे से ध्यान हटाकर खुद को एक पीड़ित बना लिया, ताकि पति को ग्लानि अनुभव हो और वह चुप हो जाए। बुद्ध के अनुसार यह सत्य से भागना है। वह अपने अहंकार की रक्षा के लिए सत्य की बलि दे देती है। वह जानती है कि यदि वह लाचार दिखेगी तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। यह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, जिससे उसके आसपास के लोग मानसिक रूप से थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे ही गलत हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वह महिला अपने अहंकार को बचाने के लिए दूसरों की भावनाओं का शोषण कर रही है। दूसरा संकेत है छवि और बाहरी दिखावे का अत्यधिक जुनून। बुद्ध ने सिखाया है कि यह शरीर नश्वर है और रूप क्षण भंगुर है। सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, और जो आज आकर्षक है वह कल मिट्टी में मिल जाएगा। एक जागरूक व्यक्ति इस सत्य को समझता है
और अपने आंतरिक गुणों पर ध्यान देता है। किंतु एक नार्सिसिस्ट महिला का पूरा अस्तित्व उसकी बाहरी छवि पर टिका होता है। उसके लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न होता है कि दुनिया उसे कैसे देखती है। वह अपनी शारीरिक सुंदरता, अपने वस्त्र और अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर बहुत अधिक आसक्त होती है। उसे लगता है कि यदि वह सुंदर नहीं दिखेगी या सबसे अलग नहीं दिखेगी तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। यह केवल सजने संवरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा खालीपन है जिसे वह बाहरी चमक दमक से भरने का प्रयास करती है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसी महिलाएं अपनी फोटो को बहुत अधिक फिल्टर लगाकर पोस्ट करती हैं और फिर घंटों तक यह गिनती रहती हैं कि कितने लोगों ने उसे पसंद किया। यदि कम लोगों ने प्रतिक्रिया दी तो उनका मन अशांत हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी कीमत कम हो गई है। वे घर के भीतर चाहे जितनी भी क्लेशपूर्ण या अस्त व्यस्त क्यों ना हो, पर घर से बाहर निकलते ही वे दुनिया की सबसे खुश और आदर्श महिला होने का नाटक करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह माया है, एक भ्रम है जिसे वे सत्य मान बैठी हैं। वे अपने असली स्वरूप को स्वीकार करने से डरती हैं, इसलिए वे एक नकली मुखौटा लगाकर जीती हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि यदि यह मुखौटा उतर गया तो दुनिया उनकी कमियों को देख लेगी, इसलिए वे अपनी इमेज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें झूठ बोलना पड़े या कर्ज लेना पड़े। उनका पूरा जीवन दूसरों की आंखों में श्रेष्ठ दिखने के प्रयास में ही बीत जाता है और वे कभी भी आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर पाती। तीसरा संकेत है प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना। बुद्ध ने मुदिता का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होना। एक पवित्र मन का लक्षण है, किंतु नार्सिसिस्ट महिला का मन ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। वह दूसरी महिलाओं को अपनी मित्र या सहयोगी नहीं मानती, बल्कि उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मानती है। उसे लगता है कि यदि कोई दूसरी महिला सुंदर है या सफल है तो इससे उसकी अपनी चमक फीकी पड़ जाएगी। यह विचार उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है। वह दूसरों की सफलता को अपनी विफलता के रूप में देखती है, इसलिए वह अक्सर अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों की खुशियों में भी मीन मेख निकालती है या उनकी उपलब्धियों को छोटा करके दिखाती है। आधुनिक जीवन में आप देखेंगे कि यदि किसी मित्र को नौकरी में तरक्की मिली है तो एक सामान्य व्यक्ति उसे बधाई देगा, पर नार्सिसिस्ट महिला कहेगी कि उसकी किस्मत अच्छी थी या बॉस उस पर मेहरबान था। वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि सामने वाले ने मेहनत की है। वह जलन के कारण ऐसे तंज कसती है जिससे सामने वाले का उत्साह कम हो जाए। वह चाहती है कि वह हर कमरे में सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान मानी जाए, और यदि ऐसा नहीं होता तो वह वहां का माहौल खराब कर सकती है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना करना दुख का कारण है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो हम अहंकारी हो जाते हैं या फिर हीन भावना से भर जाते हैं। यह महिला इसी चक्र में फंसी रहती है। उसकी नजर हमेशा दूसरों पर रहती है कि किसके पास उससे अधिक धन है या किसका परिवार उससे अधिक सुखी है। यह जलन उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है और वह कभी भी अपने पास उपलब्ध सुखों का आनंद नहीं ले पाती। उसका मन हमेशा असंतोष से भरा रहता है। अब हम चौथे संकेत की ओर बढ़ते हैं, जो है पैसिव एग्रेसिव व्यवहार, यानी परोक्ष रूप से गुस्सा जाहिर करना। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध एक जलते हुए कोयले के समान है जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना हाथ जलता है। एक संतुलित व्यक्ति अपनी नाराजगी को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है और समाधान खोजता है, लेकिन नार्सिसिस्ट महिला सीधे तौर पर अपनी बात नहीं कहती। वह ताने मारना, चुप्पी साध लेना या प्रशंसा की आड़ में अपमान करना जैसे तरीके अपनाती है। इसे ही पैसिव एग्रेसिव व्यवहार कहा जाता है। वह जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे आप परेशान हो और फिर पूछेगी कि क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो। वह आपकी भावनाओं के साथ खेलती है। आधुनिक उदाहरण के लिए, यदि उसे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई तो वह आपसे लदेगी नहीं, बल्कि वह आपका मनपसंद खाना बनाना बंद कर देगी, या किसी पार्टी में सबके सामने आपकी किसी पुरानी गलती का मजाक उड़ाते हुए कहेगी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। ये उसका हथियार है। वह बिना हथियार उठाए आपको घायल करना चाहती है। वह साइलेंट ट्रीटमेंट का भी बहुत प्रयोग करती है, यानी वह आपसे बात करना बंद कर देगी।
और आपको यह भी नहीं बताएगी कि आपकी गलती क्या है। आप परेशान होकर उससे कारण पूछते रहेंगे और उसे इसी बात में आनंद आएगा कि आप उसके पीछे घूम रहे हैं। यह नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है। बुद्ध की दृष्टि में यह वाणी और मन का पाप है, क्योंकि इसमें सत्यता और करुणा का अभाव है। वह अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरों की मानसिक शांति भंग करती है। पांचवां और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है सहानुभूति का अभाव, जिसे एम्पैथी की कमी कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार करुणा है, यानी दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना। एक नार्सिसिस्ट महिला के भीतर यह क्षमता लगभग शून्य होती है। वह दूसरों की भावनाओं को महसूस ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपनी ही भावनाओं और इच्छाओं पर केंद्रित रहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शब्दों या कार्यों से किसी को कितना कष्ट हो रहा है, जब तक कि उस बात का असर खुद उस पर ना हो। यदि आप बीमार हैं या किसी समस्या में हैं, तो वह आपसे हमदर्दी जताने के बजाय इस बात पर नाराज हो सकती है कि आपकी बीमारी के कारण उसका कोई काम रुक गया या उसे परेशानी हो रही है। आधुनिक समय में देखें तो यदि पति ऑफिस से थक कर आया है और वह अपनी परेशानी बता रहा है, तो वह उसे सुनने के बजाय अपनी शिकायतें शुरू कर देगी कि मुझे भी दिन भर कितना काम करना पड़ा। वह विषय को तुरंत अपनी ओर मोड़ लेगी। उसे लगता है कि केवल उसी का दर्द असली है और बाकी सबका दर्द नाटक है। यह संवेदनहीनता रिश्तों में बहुत गहरी दरार डाल देती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम दूसरों में भी खुद को देखते हैं, तभी हम सच्चे मनुष्य बनते हैं। पर यह महिला अपने अहंकार की दीवारों में इतनी कैद है कि वह उस दीवार के पार किसी और को देख ही नहीं पाती। यह भावनात्मक अंधापन है जो उसे कभी भी सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं करने देता। स्वागत है आपका हमारे इस दूसरे भाग में, जहां हम मन की गहराइयों को समझने की अपनी यात्रा को आगे आते हैं। तथागत बुद्ध ने हमें बताया है कि अज्ञान ही समस्त कष्टों का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे सत्य को नहीं समझ पाते, तो हम स्वयं को दोषी मानने लगते हैं और मानसिक अवसाद चले जाते हैं। पिछले भाग में हमने 5 संकेतों पर चर्चा की थी। अब हम अगले 5 संकेतों को बुद्ध की पावन शिक्षाओं के प्रकाश में समझेंगे, ताकि आप अपने जीवन में स्पष्टता ला सकें और व्यर्थ के मानसिक तनाव से मुक्त हो सकें। तो आइए बिना विलंब किए छठे संकेत की ओर बढ़ते हैं। छठा संकेत है निंदा और चरित्र हनन, जिसे गॉसिप या स्मीयर कैंपेन भी कहा जाता है। बुद्ध ने सम्यक वाणी का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि हमारी वाणी सत्य और मधुर होनी चाहिए तथा वह किसी को हानि पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। किंतु एक नार्सिसिस्ट महिला अपनी वाणी का प्रयोग एक हथियार की तरह करती है। वह जानती है कि किसी व्यक्ति को समाप्त करने के लिए शारीरिक चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, बस समाज में उसकी छवि को मलिन कर देना ही काफी है। वह अक्सर लोगों के पीछे उनकी बुराई करती है और ऐसी बातें फैलाती हैं जो या तो पूरी तरह असत्य होती हैं या फिर सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना और सामने वाले को नीचा दिखाना होता है। वह अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के बीच फूट डालने का कार्य करती है। वह एक व्यक्ति से दूसरे की बुराई करेगी और दूसरे से पहले की, ताकि कोई भी आपस में मिलकर उसकी असलियत न जान सके। आधुनिक उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि आप अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। यह बात उसे सहन नहीं होगी। वह आपके सहकर्मियों के बीच यह अफवाह फैला सकती है कि आप काम नहीं करते, बल्कि दूसरों का काम चुराते हैं या बॉस की चापलूसी करते हैं। वह इतनी सफाई से झूठ बोलेगी कि लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह समूह की नेता बनी रहे और सभी लोग उसकी बात सुने। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी वाणी विष के समान है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के मन को दूषित करती है। वह अपने भीतर की हीन भावना को छिपाने के लिए दूसरों के चरित्र पर आक्रमण करती है। 7वां संकेत है निरंतर प्रशंसा और ध्यान की चाह, जिसे वैलिडेशन की भूख कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परंतु नार्सिसिस्ट महिला का मन एक ऐसे पात्र के समान है जिसमें छिद्र है। आप उसमें कितना भी प्रेम या प्रशंसा डालें, वह कभी भरता नहीं है। उसे हर समय यह महसूस होना चाहिए कि वह सबसे विशेष है।
यदि किसी महफिल में चर्चा का केंद्र वह नहीं है तो वह बहुत बेचैन हो जाती है। उसका पूरा व्यवहार इसी बात पर निर्भर करता है कि लोग उसे कितना महत्व दे रहे हैं। उसे लगता है कि सूर्य भी उसी के लिए उगता है और दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है। यह केवल आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरा मानसिक अभाव है। आधुनिक जीवन में इसका उदाहरण देखें तो यदि आप उसके साथ कहीं बाहर गए हैं और किसी अन्य व्यक्ति ने अच्छे वस्त्र पहने हैं या कोई और आकर्षण का केंद्र बन गया है, तो उसका मूड खराब हो जाएगा। वह तुरंत वहां से जाने की जिद कर सकती है या कोई ऐसा नाटक कर सकती है जिससे सबका ध्यान उस पर आ जाए। वह सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी उपलब्धि का बखान करेगी ताकि लोग उसकी वाहवाही करें, और यदि उसे अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह क्रोधित हो जाती है। बुद्ध के अनुसार यह तृष्णा है जो कभी शांत नहीं होती। यह आग में घी डालने जैसा है, जितनी तारीफ मिलेगी उसकी भूख उतनी ही और अधिक होगी। 8वां संकेत है भावनात्मक छल, जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं। बुद्ध ने सत्य को परम धर्म माना है, किंतु नार्सिसिस्ट महिला का संबंध सत्य से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से होता है। वह लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उनकी भावनाओं का उपयोग करती है। वह जानती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए वह आपकी इसी अच्छाई का लाभ उठाती है। वह अक्सर गिल्ट ट्रिप का सहारा लेती है, यानी वह आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप बहुत बुरे हैं और आपने उसे बहुत कष्ट दिया है। भले ही गलती उसकी हो, वह पुरानी बातों को उखाड़ कर लाएगी और कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। यह एक जाल है जिसमें फंसकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं और वही करने लगते हैं जो वह चाहती है। आधुनिक उदाहरण के लिए, यदि आप अपने माता पिता से मिलने जाना चाहते हैं और वह नहीं चाहती कि आप जाएं, तो वह सीधे मना नहीं करेगी, बल्कि वह बीमार होने का नाटक कर सकती है या कहेगी कि आज मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी और तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। वह आपके मन में अपराध बोध भर देगी ताकि आप अपनी यात्रा रद्द कर दें। बुद्ध कहते हैं कि जो प्रेम बंधन बन जाए और जो रिश्ता घुटन देने लगे, वह प्रेम नहीं बल्कि मोह और आसक्ति है। यह व्यवहार सामने वाले की स्वतंत्रता को छीन लेता है। 9वां संकेत है दोहरा व्यक्तित्व। बुद्ध ने सरलता और सहजता का पाठ पढ़ाया है। एक सच्चा मनुष्य वह है जो अंदर और बाहर से एक समान हो, लेकिन नार्सिसिस्ट महिला के 2 रूप होते हैं। एक रूप वह है जो दुनिया देखती है और दूसरा रूप वह है जो उसके सबसे करीबी लोग देखते हैं। घर से बाहर वह अत्यंत मिलनसार, हंसमुख और धार्मिक होने का दिखावा कर सकती है। समाज में लोग उसे एक आदर्श नारी मानते हैं। वे कहते हैं कि वह कितनी संस्कारी और अच्छी है, लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर उसका व्यवहार क्रूर और अपमानजनक होता है। यह विरोधाभास उसके शिकार व्यक्ति को मानसिक रूप से भ्रमित कर देता है। यदि आप किसी बाहरी व्यक्ति को बताएंगे कि वह आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने तो उसका केवल अच्छा रूप देखा है। यह स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। आधुनिक समय में इसे जेकिल और हाइड का व्यक्तित्व कहा जा सकता है। वह सार्वजनिक रूप से दान पुण्य करेगी, समाज सेवा का दिखावा करेगी, लेकिन घर में अपने ही परिजनों के साथ उसका व्यवहार शत्रुवत होगा। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जीवन एक झूठ है और झूठ की आयु लंबी नहीं होती। अंततः सत्य सामने आ ही जाता है, लेकिन जब तक यह भेद खुलता है तब तक वह बहुत से लोगों को मानसिक आघात पहुंचा चुकी होती है। 10वां संकेत है विशेषाधिकार की भावना, जिसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। बुद्ध की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। चाहे राजा हो या रंक, सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है और नियम सभी के लिए एक हैं। परंतु नार्सिसिस्ट महिला को लगता है कि वह सामान्य नियमों से ऊपर है। उसे विश्वास होता है कि उसे विशेष व्यवहार मिलना चाहिए और उसे कतार में लगने या प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वह दूसरों से उम्मीद करती है कि वे उसके लिए अपने काम छोड़ दें, पर वह किसी के लिए तिनका भी नहीं हिलाना चाहती। उसे लगता है कि उसकी जरूरतें सबसे अहम हैं और बाकी सब गौण हैं। यदि उसे उसकी मनचाही वस्तु तुरंत नहीं मिलती तो वह बच्चों की तरह व्यवहार करने लगती है। आधुनिक उदाहरण के लिए, यदि वह किसी रेस्तरां में जाती है और वहां सेवा में तनिक भी विलंब होता है
तो वह वेटर पर चिल्लाने लगेगी और कहेगी कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। उसे अपनी गलती कभी नहीं दिखती। उसे लगता है कि दुनिया को उसकी सेवा करनी चाहिए। यह अहंकार का चरम है। बुद्ध ने इसे अविद्या कहा है, यानी अज्ञान। जब मनुष्य खुद को इतना महत्वपूर्ण मानने लगता है तो वह दूसरों के अस्तित्व का अपमान करता है। यह भावना उसे कभी भी कृतज्ञ नहीं होने देती। वह कभी भी किसी के उपकार को नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है कि यह तो उसका हक था। मित्रों, ये थे वह 10 संकेत जो आपको सचेत करते हैं कि आप किसी नार्सिसिस्ट महिला के प्रभाव में हो सकते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें इन नकारात्मकताओं से बचने और अपने भीतर करुणा और प्रज्ञा जगाने की प्रेरणा देता है। यदि आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप अपने आप को भावनात्मक शोषण से बचा सकते हैं। याद रखें कि अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। भाग 3 में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है तो उससे कैसे निपटें और अपने मन को शांत कैसे रखें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। अपनी राय हमें अवश्य बताएं। नमो बुद्धाय। आपका इस विशेष चर्चा के तीसरे और अंतिम चरण में अब तक हमने उन 10 संकेतों को गहराई से समझा जो एक नार्सिसिस्ट महिला के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। हमने जाना कि कैसे अहंकार और असुरक्षा की भावना एक व्यक्ति को इतना संवेदनहीन बना देती है कि वह दूसरों के अस्तित्व को ही नकारने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि आपका सामना ऐसे व्यक्ति से हो तो आप क्या करें? क्या आप विलाप करें या संघर्ष करें या फिर पलायन करें? तथागत बुद्ध का मार्ग हमें इन अतिवादी विचारों से हटाकर मध्यम मार्ग पर ले जाता है। यह मार्ग प्रज्ञा और धैर्य का है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखते हुए इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को सरल और तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपको उपेक्षा का अस्त्र अपनाना होगा, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में ग्रे रॉक विधि कहा जाता है। बुद्ध ने कहा है कि जब हम किसी नकारात्मक विचार या व्यक्ति को अपनी ऊर्जा देते हैं तो हम उसे और शक्तिशाली बनाते हैं। एक नार्सिसिस्ट महिला का पूरा खेल आपकी प्रतिक्रिया पर टिका होता है। उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उससे प्रेम करते हैं या घृणा, उसे केवल आपका ध्यान चाहिए। वह चाहती है कि आप उसके कहे शब्दों पर तिलमिला उठें या रोने लगें। यदि आप शांत बने रहते हैं तो उसका खेल समाप्त हो जाता है। कल्पना करें कि आप एक पत्थर हैं जिस पर किसी भी मौसम का असर नहीं होता। यदि वह आपको ताने मारे या उकसाने का प्रयास करें तो आप कोई उत्तर न दें। अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर न आने दें। जब उसे यह अनुभव होगा कि आप पर उसके नाटकों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो वह हताश हो जाएगी और किसी अन्य शिकार की तलाश करेगी। यह करना बहुत कठिन है क्योंकि हमारा मन अपमान का बदला लेना चाहता है, पर याद रखें कि मौन सबसे सशक्त उत्तर है। दूसरा उपाय है अपनी सीमाएं तय करना, जिसे हम बाउंड्री बनाना कहते हैं। आपको बहुत ही स्पष्ट और शांत स्वर में यह निर्धारित करना होगा कि आप किस प्रकार का व्यवहार स्वीकार करेंगे और किस प्रकार का नहीं। यह करते समय आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, बस दृढ़ रहें। मान लीजिए कि वह आप पर चिल्ला रही है या अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है, तो आप शांति से कह सकते हैं कि मैं इस तरह की बातचीत का हिस्सा नहीं बन सकता, और वहां से हट जाएं। आपको अपनी सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं की रक्षा करना भी एक धर्म है। यदि आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपना आत्मसम्मान खो देंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आपको ना कहना सीखना होगा, चाहे सामने वाला कितना भी दबाव क्यों न बनाए। यदि कोई बात आपके सिद्धांतों के विपरीत है तो उसे अस्वीकार करना आपका अधिकार है। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है आसक्ति का त्याग, जिसे अनासक्ति योग भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इस भ्रम में अपना जीवन बिता देते हैं कि यदि वे और अधिक प्रेम करेंगे या और अधिक त्याग करेंगे तो वह महिला बदल जाएगी, परंतु यह सोचना व्यर्थ है। नार्सिसिज्म कोई स्वभाव नहीं, बल्कि एक मानसिक विकार है जिसे केवल विशेष चिकित्सा से ही सुधारा जा सकता है। आपके समझाने या गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति से अलग हो जाना ही बुद्धिमानी है।
आप उसके साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी मन से उससे मीलों दूर रह सकते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही आपको भी उस नकारात्मक वातावरण में रहते हुए अपने मन को दूषित होने से बचाना है। यह स्वीकार कर लें कि उसका व्यवहार उसका अपना कर्म है और उसका फल उसे ही मिलेगा। आपको उसके कर्मों का भार अपने सिर पर लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथा उपाय है तर्कों से बचना। बुद्ध ने व्यर्थ के विवादों को मानसिक अशांति का कारण बताया है। एक नार्सिसिस्ट महिला के साथ बहस करना दीवार पर सिर मारने के समान है, क्योंकि वह तर्क से नहीं बल्कि अपने अहंकार से संचालित होती है। आप उसे चाहे जितने भी प्रमाण दे दें या सत्य बता दें, वह अपनी भूल कभी स्वीकार नहीं करेगी। उलटे वह बातों को घुमाकर आपको ही दोषी ठहरा देगी। वह कहेगी कि तुम मुझे समझ नहीं सकते या तुम मेरे विरुद्ध हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को इन व्यर्थ की बहसों में नष्ट न करें। जब वह विवाद करना चाहे तो आप बस मुस्कुराकर चुप हो जाएं। आपकी यह मुस्कान और चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि वह आपको अशांत करना चाहती थी और आप शांत हैं। पांचवां और अंतिम उपाय है स्व कल्याण, यानी अपना ध्यान रखना। अक्सर ऐसे विषाक्त रिश्तों में फंसकर व्यक्ति खुद को भूल जाता है। उसका पूरा दिन यही सोचने में बीत जाता है कि आज उसका व्यवहार कैसा होगा या आज कौन सा नया क्लेश होगा। इस चिंता को अपने मन से निकाल फेंकें और अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करें। उन कार्यों को करें जिनसे आपकी चेतना को संतोष मिलता है। अच्छे मित्रों के साथ समय बिताएं, व्यायाम करें या कोई नई कला सीखें। जब आप अपने जीवन में व्यस्त और प्रसन्न रहने लगेंगे तो उसका प्रभाव आप पर क्षीण होने लगेगा। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि उसके बिना भी आप खुश हैं, और यही आपकी जीत है। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और से अपनी रोशनी की अपेक्षा मत करो। मित्रों, यह यात्रा सरल नहीं है। इसमें बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है, परंतु यह असंभव नहीं है। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वह कोहरा छंटने लगा है जो आपके जीवन को घेरे हुए था। आप पुनः स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। याद रखें कि आप किसी के खिलौने नहीं हैं। आप एक दिव्य चेतना हैं और आपको खुश रहने का पूर्ण अधिकार है। हम आशा करते हैं कि बुद्ध की इन शिक्षाओं और आधुनिक मनोविज्ञान के इस मिलन ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। यदि यह चर्चा आपके हृदय तक पहुंची है तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो इस समय अंधकार में हैं। अगले किसी विषय पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें। नमो बुद्धाय।